हेलो एवरीबॉडी, सभी का स्वागत है आयुष्मान क्लासेस में। मैं अनुज गौतम और एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। टॉपिक है हमारा टेंस। अगर आप टेंस मजबूत कर लेते हैं तो निश्चित रूप से ग्रामर के जितने भी सारे टॉपिक्स हैं आप बहुत ही आसानी से सीख जाओगे। तो चलिए अधिक देरी ना करते हुए करते हैं आज का टॉपिक शुरू, टेंस। स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, टेंस मीन्स होता है काल। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था सेंटेंस के बारे में। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टेंस और सेंटेंस में वो बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं कर पाते। तो सेंटेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं और आज हम शुरू कर रहे हैं टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान काल, पास्ट यानी जो बीत गया उसको कहते हैं हम भूतकाल, और फ्यूचर मीन्स भविष्य काल। बहुत ही ध्यान से आपको ये चीज देखनी है। निश्चित रूप से अगर टेंस को आप अच्छे तरीके से आप पढ़ लोगे, इंग्लिश के जितने भी टॉपिक हैं वो टेंस से रिलेटेड है। टेंस के कई सारे फायदे आपको मिलेंगे। ट्रांसलेशन आप आसानी से कर सकते हो, वॉइस, नरेशन या फिर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, बहुत अच्छे तरीके से सारे टॉपिक आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए इनके पार्ट्स देख लेते हैं। प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं। सबसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट और नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ध्यान दे स्टूडेंट, प्रेजेंट टेंस के हमने 4 पार्ट अभी लिखे हैं। अगर ये आपकी समझ में आ गए हैं, आपको ये वर्ड्स लास्ट के केवल ये याद रखने होंगे। देखिए बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा आपकी। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट और ये क्या हुआ, पास्ट इंडेफिनिट। इसी तरह ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए नंबर 3 है फ्यूचर यानी भविष्यकाल। इसके भी 4 भाग हैं। अगर आपकी ये समझ में आ गई है तो सेम आपको बिल्कुल कॉपी पेस्ट करनी है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये टेबल को आपको अपनी कॉपी में आप नोट कर ले, ये बिल्कुल बेस। इससे पहले 2-3 वीडियोस मैंने आपके लिए बनाई पार्ट्स ऑफ स्पीच की, उनको भी आप ध्यान से देखिए। और ये अगला कदम है हमारा ग्रामर की तरफ। बहुत अच्छा ग्रामर आप कर सकते हैं, बस थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। अब हम 1 बाय 1 करके एक एक टेंस को लेके हम चलेंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना है लास्ट तक। उम्मीद करता हूं कि ये अब तक जो मैंने पढ़ा है ये समझ में आ गया होगा, और आगे भी मैं विश्वास दिलाता हूं कि ध्यान से इस वीडियो को देखना। जब आपके टेंस क्लियर हो जाएंगे तो बहुत सारे टॉपिक आपकी उंगलियों पर होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। स्टूडेंट्स ध्यान दें, सबसे पहले इसकी पहचान की बात करते हैं। पहचान का पता होना चाहिए, हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं उनके लिए भी ये उपयोगी है, और मैं इंग्लिश में भी इसकी पहचान आपको बताऊंगा। तो हिंदी की जो इसकी पहचान है, इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है और ते हैं आदि शब्द आते हैं। क्लियर? इंग्लिश की पहचान देख लेते हैं, इसकी आइडेंटिफिकेशन बहुत ही ध्यान से। कुछ वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा जिनका प्रयोग स्पेशली प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होता है, जैसे ऑलवेज, डेली, यूजुअली, जनरली, every day, often, frequently, seldom, rarely। तो ये वर्ड्स स्पेशली प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होते हैं। इसको आगे बढ़ाने से पहले कुछ मैं बात आपसे शेयर कर रहा हूं, ध्यान देंगे आप सभी। सबसे पहली वीडियो में जब मैंने आपको बताया था सेंटेंस के बारे में, उसमें मैंने सेंटेंस के आपको पार्ट बताए थे। किसी भी
टेंस को जब हम करते हैं तो उसके लिए हमें एक सीक्वेंस फॉलो करनी होती है। वो क्या होती है? सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस करेंगे, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, उसके बाद इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप और उसके बाद इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप। बस ये चीज आपको याद रखनी है, ये बहुत ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके जो अफर्मेटिव सेंटेंस बनेंगे उसमें आप कौन से फॉर्मूले लगाओगे, कौन से फॉर्मूले यूज करके प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस आप बनाओगे। एक बात का और ध्यान रखें आप सभी, किसी भी वाक्य में कार्य करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। इस सीक्वेंस को ध्यान रखेंगे स्टूडेंट। सब्जेक्ट यानी कर्ता, और जो वो कार्य कर रहा है, क्रिया कर रहा है, कार्य, उसको बोलते हैं हम वर्ब यानी क्रिया। और जो बच जाता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, जिस पर कार्य होता है। ध्यान दें, ये सीक्वेंस आपको हर टेंस में यूज करनी है, इसके बिना आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे। तो उम्मीद करता हूं ये जो सीक्वेंस मैंने आपको बताई, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ गई होगी। मैंने अभी तक बताया आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ता है, ती है, या फिर इंग्लिश की बात करें ऑलवेज, डेली, यूजुअली, जनरली, एवरी, ऑफन, फ्रिक्वेंटली, सेल्डम, रेयरली। एक सबसे बड़ी बात इस टेंस की, इस टेंस के अंतर्गत जितने भी डेली रूटीन वर्क होते हैं, जैसे रोजाना के कार्य जिन्हें हम रोजाना करते हैं, या फिर नेचुरल वर्क, जैसे सूर्य पूर्व में निकलता है, सूर्य पश्चिम में छिपता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये सभी कार्य इसी टेंस से रिलेटेड होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका अफर्मेटिव पार्ट। ध्यान से समझना है आपको। अफर्मेटिव को मैंने आपको बताया था कि अफर्मेटिव को बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। वे वाक्य जिनमें बात स्वीकार की जाती है, एक्सेप्ट की जाती है, उनको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके लिए फॉर्मूला मैं बता रहा हूं, सिंगुलर नंबर। अब ये नया वर्ड आपके सामने आया, ये कहां से आया? चलिए, सिंगल मीन्स आपको पता है क्या होता है? एक। तो सिंगुलर जो है वो सिंगल से ही बना है। ध्यान रखना, ऐसी नाउन जिनसे हमें केवल एक व्यक्ति, एक स्थान या एक वस्तु का बोध होता है, उनको हम सिंगुलर नंबर बोलते हैं। और एक से अधिक वस्तुएं या फिर एक से अधिक व्यक्ति या स्थान का जो बोध कराते हैं, उनको हम प्लूरल नंबर कहते हैं। इसके बाद आएगा, उससे पहले आप सिंगुलर नंबर आप देखिए एक बार। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, स्टूडेंट्स ध्यान दें, उसके लास्ट में आपको एस या ईएस जोड़ना है, और उसके बाद कर्म यानी ऑब्जेक्ट। ध्यान रहे, मैंने अभी आपको बताया था वही चीज आपको फॉलो करनी है, यानी कर्ता, क्रिया और कर्म। इसको बड़े ध्यान से आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे ब्लैक पेन से। ये जिस तरह से मैथ्स में फॉर्मूले होते हैं, उसी तरीके से इंग्लिश के अंदर भी फॉर्मूलेज होते हैं, उनको आपको याद रखना पड़ेगा अच्छी ग्रामर करने के लिए। चलिए, तो आप सेंटेंस देखिए, जैसे राम स्कूल जाता है। अच्छे तरीके से समझिए आप, राम स्कूल जाता है। सबसे पहले आप इसकी पहचान देखिए, ता है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसमें आप सब्जेक्ट का पता करें, इसमें सब्जेक्ट है कौन, कार्य कौन कर रहा है, यानी राम। तो ये क्या हुआ? ये हुआ हमारा सब्जेक्ट। काम क्या हो रहा है? जाने का, यानी ये हुई हमारी वर्ब। और वो जा कहां रहा है? वो स्कूल जा रहा है, ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसकी सीक्वेंस देखिए एक बार आप, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। क्या ये सीक्वेंस वही है जो मैंने आपको फॉर्मूले में नोट कराई? नहीं, हमारी सीक्वेंस है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो चलिए इस सेंटेंस में हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। कैसे? जैसे सब्जेक्ट हमारा राम है, तो राम आप यहां पे लिखिए राम। अब बात आती है वर्ब। जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गो। ध्यान दे स्टूडेंट, राम गो। अब इसके बाद में लिखा हुआ है प्लस में वर्ब प्लस एस या ईएस। अब ये सोचने वाली बात है कि एस लगाएं कि ईएस लगाएं। ध्यान देंगे, एक छोटा सा रूल मैं आपको बताऊंगा।
यदि वर्ब के लास्ट में CH, SH, S, X, Z और साथ में O भी, यदि वर्ब के लास्ट में इनमें से कोई भी वर्ड, कोई भी अक्षर ऐसा मिलता है, आपको लेटर मिलता है, तो उनके बाद में आप ES का प्रयोग करोगे। इनके अलावा अगर कोई भी अक्षर आपको मिलता है तो उसके बाद आप S लगाओगे। ध्यान दे स्टूडेंट, जैसे टीच मीन्स क्या होता है? टीच मीन्स होता है पढ़ाना। लास्ट में देखिए क्या है, इसके लास्ट में दिया हुआ है CH, तो CH के लिए क्या लगाएंगे आप? ES। इसी तरीके से मैं कहूं आपको वॉश, वॉश मीन्स धोना, तो लास्ट में देखिए आप SH, SH भी हमारी लिस्ट में है, तो ES। इसके अलावा अगर किसी के लास्ट में S या X या Z या O मिलता है, उनके बाद भी आप ES का प्रयोग करेंगे। उम्मीद करता हूं ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो इसके लास्ट में देखिए आप कौन सा वर्ड है? O, तो O हमारी लिस्ट में है, तो हम क्या लगाएंगे? ES का प्रयोग करेंगे। राम गोज, कहां पे? टू लगाएंगे। टू एक प्रीपोजिशन है। आने वाली वीडियोस में इसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि कहां किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं और क्यों करते हैं। यहां पे आप समझिए, राम गोज टू, कहां जा रहा है? स्कूल। तो प्यारे बच्चों, ये बन गया आपका सेंटेंस, यानी राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। उम्मीद करता हूं सिंगुलर का जो फॉर्मूला है वो आपकी समझ में आ गया होगा। मैंने SEIS के बारे में आपको बताया, तो इनको आप नोट कर लें, इनके बाद में ही ES लगेगा। इनके अलावा अगर कोई भी वर्ड मिलता है, जैसे प्ले मीन्स होता है खेलना, लास्ट में क्या है? Y, तो Y हमारी लिस्ट में नहीं है, तो हम लगाएंगे S। एक एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे रमेश खेलता है। और एक बात का और ध्यान रखें आप, ये जरूरी नहीं है कि हर वाक्य में आपको ऑब्जेक्ट भी मिलेगा, लेकिन वर्ब जरूर मिलेगी। सब्जेक्ट और वर्ब ये आपको जरूर मिलेंगे। ये जरूरी नहीं कि इसमें ऑब्जेक्ट भी का होना जरूरी है, ऐसा नहीं है। इस सेंटेंस को देखिए आप, रमेश खेलता है, क्या खेलता है उसके बारे में नहीं पता है, तो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया, तो रमेश ये सब्जेक्ट हुआ हमारा। खेलने के लिए आप प्ले लगाओगे। अब ये फॉर्मूला देखेंगे, S या ES लगाएंगे। ध्यान दे, लास्ट में दिया हुआ है Y, तो आप लगाएंगे S। उम्मीद करता हूं ये अफर्मेटिव के जो रूल है आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं प्लूरल के लिए। प्लूरल यानी बहुवचन के लिए आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसको लगाओगे प्लस ऑब्जेक्ट। इसको आप ध्यान में रखेंगे। और इसके लिए आप प्लूरल सब्जेक्ट, मैंने आपको बताया कौन से प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। ऐसे सब्जेक्ट जो एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या एक से अधिक स्थान का बोध कराते हैं, उनको हम बोलते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। तो उनके लिए फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसमें आप S या ES का प्रयोग नहीं करोगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे वे स्कूल जाते हैं, पहचानते हैं, बिल्कुल ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। और वे के लिए यानी दे, ध्यान दे, दे कौन सा प्रोनाउन है? ये पर्सनल प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का। तो दे ये सब्जेक्ट हुआ। वर्ब क्या है? काम क्या हो रहा है? जाने का। दे गो, कहां पे जा रहे हैं? स्कूल, टू स्कूल। बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं। तो ये हुआ हमारा अफर्मेटिव पार्ट। अफर्मेटिव के बाद मैंने आपको बताया कि अब हम इसके बाद करेंगे नेगेटिव पार्ट, यानी नेगेटिव सेंटेंस। ध्यान दे स्टूडेंट्स, नेगेटिव के लिए सिंगुलर का जो फॉर्मूला होगा वो सब्जेक्ट प्लस, अब इसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, यानी डज नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब S या ES लगाने की जरूरत आपको नहीं है, ये फॉर्मूला आप यूज करोगे। और प्लूरल के लिए सब्जेक्ट प्लस इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है इसके साथ आप लगाओगे। डू नॉट के साथ भी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। समझ में आ गया? अब मैंने जो आपको सेंटेंस बताए उनमें आप ये फॉर्मूले लगा सकते हो। जैसे रमेश गांव नहीं जाता है, तो रमेश डज नॉट गो टू विलेज। देख लीजिए एक बार,
रमेश गांव नहीं जाता है। तो रमेश डज नॉट गो टू विलेज। इसी तरीके से प्लूरल का वे स्कूल नहीं जाते हैं। क्या करेंगे इसके लिए? दे डू नॉट गो टू स्कूल। समझ में आ गया? स्टूडेंट्स ध्यान दें, नेगेटिव में मैंने अभी आपको बताया कि जिन वाक्यों में नहीं आता उनको नेगेटिव बोलते हैं, जिनमें बात को रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं। एक तो जिनमें नहीं आता है, नहीं के लिए आप डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा नेगेटिव का एक और पार्ट है जिसमें कभी नहीं का प्रयोग होता है। तो कभी नहीं के लिए आप नेवर का प्रयोग करेंगे। ध्यान दें, नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, ये एक एडवर्ब है। इसके लिए यदि वाक्य में इसका प्रयोग होता है तो फिर फॉर्मूला आपका ये होगा, क्योंकि नेवर के साथ डू नॉट और डज नॉट, ध्यान दे बहुत इंपॉर्टेंट है, डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग नहीं होता है। इसके लिए आप करेंगे सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस फर्स्ट फॉर्म में एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। समझ में आ गया? इसी तरह प्लूरल में आप सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं। जैसे रमेश गांव कभी नहीं जाता है, तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे? रमेश नेवर गोज टू विलेज। वे स्कूल कभी नहीं जाते हैं, इसके लिए दे नेवर गो टू स्कूल। बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हैं और अपनी तरफ से भी आप नए नए एग्जाम्पल देकर इसको आप बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बहुत अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप पर। स्टूडेंट्स ध्यान दें, इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप मैंने आपको बताया था जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं, क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप कहलाते हैं और इनकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से ही होती है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हम इस टेंस में? डज। वेरी गुड। डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नहीं के लिए आप नॉट और कभी नहीं के लिए नेवर आप लगा सकते हैं। ध्यान दे स्टूडेंट, आपके मन में आएगा कि नेवर का प्रयोग डज के साथ कैसे हो गया। बिना हेल्पिंग वर्ब के आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल कांस्टेंट है, यानी स्थिर है, इसको आप नहीं बदल सकते, ना ही हटा सकते। इसमें आप परिवर्तन कर सकते हैं। नहीं के लिए नॉट और कभी नहीं के लिए नेवर। अगर नॉट या नेवर नहीं है तो उनको आप हटा दीजिए, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें। ये आपका फाइनल फॉर्मूला होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप जरूर लगाएं। जैसे क्या रमेश गांव जाता है? ध्यान देंगे तो डज रमेश गो टू विलेज। अगर इस सेंटेंस को मैं नेगेटिव भी बना दूं, यानी इंटेरोगेटिव नेगेटिव, उसके लिए आप क्या करेंगे? डज। वेरी गुड, ये ध्यान से देखिए, डज उसके बाद सब्जेक्ट रमेश। अगर नहीं जाता है तो नहीं के लिए आप नोट यहाँ पे लगाएंगे और कभी नहीं जाता है उसके लिए आप कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग भी आप यहीं करेंगे। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी डज रमेश गो टू विलेज या डज रमेश नॉट गो टू विलेज, डज रमेश नेवर गो टू विलेज। उम्मीद करता हूँ इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप आपकी समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा एक और एग्जांपल प्लूरल के लिए मैं दे दूं। जैसे सिंगुलर के लिए आपने लगाया डज, उसी तरीके से आप प्लूरल के लिए लगाएंगे डू प्लस सब्जेक्ट नॉट या नेवर फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला होगा आपका प्लूरल का। जैसे क्या वे स्कूल नहीं जाते हैं? क्या वे स्कूल नहीं जाते हैं? तो डू
दे नॉट गो टू स्कूल। ये बन गया आपका इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप। तो उम्मीद करता हूं इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा। और लास्ट में देख लेते हैं एक बार इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप। ध्यान दें, अगर फर्स्ट टाइप आपकी समझ में आ गया है तो सेकंड टाइप बहुत आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। अब कहते किन्हें हैं ये भी आप बताइए। मैंने आपको बताया था कि इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप के लिए ऐसे वाक्य हैं जिनके बीच में प्रश्न सूचक शब्द आते हैं। कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कौन, किसने, अगर वाक्य के बीच में मिलते हैं तो इनको बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप। इनको ट्रांसलेट करने के लिए जो इंटेरोगेटिव वर्ड है, प्रश्न सूचक शब्द है जो वाक्य के बीच में होते हैं, उनको वाक्य के शुरू में लगा देते हैं। यानी उनकी अंग्रेजी आप जो फर्स्ट टाइप का आपका फॉर्मूला है उसकी शुरुआत में अगर आप लगा देंगे WH और WH तो ये आपका सेकंड टाइप बन जाएगा। WH मीन्स मैंने आपको बताया था जितने भी इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं सभी की शुरुआत WH से होती है। व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, हाउ। तो 99% वो WH से शुरू होते हैं। जैसे मैं सेंटेंस आपको दे रहा हूं, रमेश गांव कब जाता है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे आप, कब जाता है। तो कब के लिए व्हेन डज रमेश गो टू विलेज। इसी तरीके से वे स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, तो वाई डू दे, यहां पे नोट लगाएंगे आप, वाई डू दे नॉट गो टू स्कूल। उम्मीद करता हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और इसमें कोई परेशानी भी नहीं होगी आपको। और खुद आप एग्जाम्पल लीजिए और बनाकर देखिए, निश्चित रूप से बहुत अच्छे तरीके से आप इनको कर देंगे और इन फ्यूचर किसी भी सेंटेंस में आप बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।